नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डीप स्टोरी टेलर में। यहां मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो लोगों के साथ हुई खतरनाक किस्से होते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बायंस पागन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भरोसान वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो चलिए हमारा डरावना सफर शुरू करते हैं। अचानक एक तेज आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं एक लेखक हूं। यह घटना मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है जिस वजह से मैं आज तक उस रात को याद कर डर जाता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकालकर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ उकसे हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है इस घर में। बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज यह तूफान आ गया। मुझे यह घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी जरूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने यह घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के पास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि यह जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वह जंगल ज्यादा घना नहीं था। खैर, मैं खिड़की से सिर निकालकर अभी बाहर की हवाओं का मजा ले ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज पर गई। मेरी नजर उस चीज पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकालकर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के ई बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ को भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वह कोई चीज तो है, मगर वह अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो, मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहां पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वह एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह है कौन और यहां क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका का सिर दूसरी तरफ था। मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज लगाई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं यह कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वह औरत एकदम से पीछ मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी कुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बला है। मैं ठिक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब पड़ने लगी। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वह औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यह हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया
दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वह उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वह घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी पहली कहानी। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, मैं देख रहा था कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसा करने से हमें भी हौसला मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त श्याम का कॉल है। श्याम और मैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। श्याम मेरे से में काफी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से श्याम बोला, और कैसा है तू? सब बढ़िया। इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर श्याम बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। दरअसल मेरी माँ को दौरा पड़ा था, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है, बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा। रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि श्याम मेरा काफी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही श्याम ने शुक्रिया बोलकर फोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते श्याम को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि श्याम का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल श्याम तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतजार करने लगा ताकि शाम की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। शाम की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर शाम का काम करने से मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर शाम भी मेरे काफी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 9 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां शाम काम करता था। क्योंकि मेरे घर से वह मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वह मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था, सिवाय घने जंगल के मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वह चादर ठंड से बचने के लिए था, लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं शाम पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। यह ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थीं, वह न सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वह मैली चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वह मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, यह मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना फोन निकाला तो पाया कि शाम का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से मन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहां मुर्दा घर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने शाम से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगा जा ही रहा था, पर यहां सिगरेट क्यों नहीं पीना है। इस पर शाम बोला, वहां वह सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहां सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर शाम ने फोन कट कर दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे शाम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहरा जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही,
पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूं। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि उसकी वजह से सारी टहनियां भेंगी हुई थीं, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग ताप लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन यह सोच लिया था कि आज तो मैंने रावण का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूंगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ, जल्दी हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा, मगर पीछे मुर्दा घर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दा घर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद यह मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग ताप लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस हो ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि वह आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहां आसपास उस मुर्दा घर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में यह आदमी कहां से आ गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहां पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है इस पर। मैंने कहा, तकलीफ पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहां हैं तो इस पर? उस आदमी ने कहा, यह मुर्दा घर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वह आदमी मुर्दा घर की तरफ जाने लगा और मुर्दा घर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दा घर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था, उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वह आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दा घर के अंदर चला गया। मगर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र शाम से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे यह नहीं पता था कि तू आगज लाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दा घर के पास नहीं गया। यह कहानी हमें मुकेश ने नैनीताल से भेजी है। तो चलिए कहानी मुकेश के नजरिए से सुनते हैं। मुकेश अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से नैनीताल के उन पहाड़ी रास्तों पर भगाए जा रहा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए रास्ते पर मुकेश के अलावा ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से मुकेश को हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का था। ठंड लगने की एक वजह यह भी थी कि मौसम अचानक से बदल चुका था। जिस आसमान पर थोड़ी देर पहले तक चांद चमक रहा था, वहीं अब आसमान में काले बादल छाने लगे थे। उन बादलों को देखकर मुकेश गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दे रहा था। अभी मुकेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वह भी इतनी तेज कि मुकेश को संभलने का मौका भी नहीं मिला। मुकेश ने फटाफट बाइक को रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे रोक लिया। मुकेश पूरी तरह से तो नहीं, मगर कुछ हद तक बारिश में भीग चुका था। मुकेश को जहां पहुंचना था वह अभी 30 किलोमीटर दूर था और कहीं ना कहीं मुकेश को अब अपनी इस नौकरी पर गुस्सा आने लगा था। दरअसल मुकेश एक कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। मुकेश का काम ही ऐसा था कि जब चाहे कंपनी वाले उसे कहीं भी भेज सकते थे। उन सर्द हवाओं के बीच बारिश की हर एक बूंद मुकेश के बदन पर कांटे की तरह चुभ रही थी। मुकेश अभी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने सड़क से कुछ ही दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। उस घर को देखकर मुकेश ने सोचा कि अगर वह कैसे भी करके उस घर तक पहुंच जाता है तो बारिश से बच भी जाएगा और साथ ही उस घर वाले से गुजारिश करके रात उसी घर में कटा देगा। बारिश हर पल तेज होती जा रही थी, लिहाजा मुकेश ने अपना बाइक स्टार्ट किया और उस घर की तरफ चल पड़ा।
बारिश को चीरती हुई मुकेश की बाइक उस घर की तरफ चले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुकेश अभी उस घर के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में ही एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। मुकेश उस वक्त वहां रुकना चाहता था, मगर तेज बारिश के कारण वह नहीं रुक सका, और वैसे भी उस सुनसान रास्ते पर कोई आने वाला नहीं था। इसलिए मुकेश वहां न रुककर सीधे उस घर के दरवाजे पर ही रुका। मुकेश की जान में जान आ गई, मगर दूसरे ही पल जब मुकेश ने उस घर को ध्यान से देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो घर दूर से मुकेश की आंखों में चमक रहा था, पास पहुंचने पर वही घर किसी वीरान खंडरई भी कोने से उस घर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहां कोई रहता भी होगा। इसलिए मुकेश ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। वह घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर ही सुस्ताने लगा, क्योंकि उसका बदन भेंगा हुआ था, इसलिए ठंड हवाएं उसे सर से लेकर पैर तक हिलाकर रख दे रही थीं। अभी मुकेश चबूतरे पर बैठकर कांप ही रहा था कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई शख्स दरवाजे की तरफ चलते हुए आ रहा हो। मुकेश झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इतने में ही उस घर का दरवाजा खोला और अंदर से एक आदमी बाहर निकलते हुए मुकेश से बोला, आइए, अंदर आइए, बाहर ठंड लग जाएगी आपको। उस आदमी को देखकर मुकेश को बहुत हैरानी हुई, जिस पर मुकेश ने उस आदमी से बोला, दरअसल बारिश बहुत हो रही है और मुझे काफी दूर भी जाना है, तो आज रात आप मुझे अपने घर में रुकने देंगे इस पर? उस आदमी ने बोला, जी क्यों नहीं, आइए, अंदर आइए। इतना बोलकर वो आदमी दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके बाद मुकेश उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक लालटेन ही जल रही थी, वह भी धीमी आग पर। खैर, मुकेश चलकर हॉल रूम में लगे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो आदमी भी मुकेश के बगल में ही बैठ गया। लालटेन की धुंधली सी रोशनी में जब मुकेश ने अपनी गीली घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। तभी उस आदमी ने मुकेश से कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाता हूं। मुकेश उस आदमी को मना करना चाहता था, मगर पेट में चूहों ने जो आतंक मचाया था, उसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर बाद वह आदमी मुकेश के लिए खाना लेकर आया। मुकेश ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद उस आदमी से बोला, शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। भूख भी मुझे बहुत तेज लगी थी। इस पर उस आदमी ने कहा, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कौन सी बात है, मदद तो सबको करनी चाहिए। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं। इतना बोलकर वह आदमी मुकेश को हॉल की दूसरी तरफ, यानी जिधर कमरा था, उधर ले जाने लगा। मुकेश भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद मुकेश एक कमरे के पास पहुंच गया, जिसके बाद वह आदमी बोला, आप आज रात इसी कमरे में आराम से सो जाइए, कल सुबह आराम से निकलिए। ठीक है। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला गया, जिसके बाद बिना देरी किए मुकेश ने कपड़ा बदला और कमरे में लगे पलंग पर पसर गया। मुकेश को सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। खैर, थकान के चलते बहुत जल्द ही मुकेश की आंख लग गई। अगली सुबह जब मुकेश की आंख खुली तो वह उसी घर में था। उसने सोचा निकलने से पहले उस आदमी को बोलकर निकले, लिहाजा मुकेश पूरे घर में उस आदमी को ढूंढने लगा, मगर मुकेश को वह आदमी कहीं नहीं देखा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वह आदमी नहीं मिला तो मुकेश अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाद में उसे कहीं से पता चला कि दरअसल वह आदमी एक बार उसी की तरह ठंड के मौसम में उस घर में पनाह लेने आया था, मगर उस घर के मालिक ने उसे घर में नहीं लिया, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह वहीं मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा ने उस घर के मालिक को मार दिया। तब से उसी आदमी की आत्मा वहां भटकती है और मुसाफिरों की मदद करती है।